नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे सारांश, जो कि 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। इसका पाठ 13 विक्रम बेताल अनमोल मोती। बच्चों, सबसे पहले देखिए, विक्रम बेताल जो है ये कहानियों की एक श्रृंखला है जिसे बेताल पच्चीसी भी कहा जाता है। इसमें 25 कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी का संग्रह है आज आपके लिए लिखकर आए हैं पाठ 13 के माध्यम से। पाठ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द हैं इन्हें मैं अभी साथ साथ जो है आपको बताती जाऊंगी। तो आइए पाठ शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। राजा विक्रम बरगद के पेड़ के निकट गया। निकट का अर्थ होता है समीप, पास। उसने पेड़ पर चढ़कर शव को उतारा। शव कहते हैं जो मृत देह, मरे हुए व्यक्ति की का शरीर होता है, वो होता है शव। शव को उतारा और अपने कंधे पर डालकर साधु के पास चल दिया। राजा को महसूस हुआ कि शव के अंदर किसी बेताल का वास है। वास कहते हैं स्थान, रहने का स्थान। ठीक है, कि उस शव के अंदर जो है किसी बेताल के रहने का स्थान है, उस शव के अंदर कोई बेताल रहता है। जैसे ही राजा चलने लगा, बेताल उससे बोला, राजा विक्रम, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम साहसी और वचन के पक्के हो। पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण होता है पूरा, और विश्वास होता है यकीन, कि तुम साहसी होता है साहस जिसमें बहुत हिम्मत हो। ठीक है, और वचन के पक्के हो। वचन का पक्का होता है जो दृढ़ निश्चय हो। मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए तथा समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तुम कहानी के बीच में नहीं बोलोगे। एक और बात बताती हूँ बेटा, राजा विक्रम जो है राजा विक्रमादित्य हैं, जिनकी कहानी यहाँ पर आप पढ़ रहे हो। अगर तुम बोले तो मैं वापस उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा जहां पर मैं अभी तक लटका हुआ था। यह कहकर बेताल ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। प्रारंभ होता है शुरू करना। वीरपुरी पर राजा चित्रसेन का राज था। कहां पर? वीरपुरी पर। चित्रसेन एक बुद्धिमान राजा था। बुद्धिमान आपको पता होगा, बुद्धिमान किसे कहा जाता है? जो कि बहुत होशियार होता है। उसके महल में एक निजी संग्रहालय था। निजी होता है अपना, संग्रहालय होता है जहां पर वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है, एकत्रित करके रखा जाता है। उसमें उसने बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं जमा कर रखी थी। अब बच्चों, संग्रहालय होता ही ऐसी चीज है जहां पर कुछ दुर्लभ हो या कुछ अलग हो, कुछ बिल्कुल हटकर चीजें हो, उनको संग्रहालय में रखा जाता है। तो इसने अपने संग्रहालय में क्या रखा हुआ था? बहुत ही दुर्लभ वस्तुओं को जमा करके रखा था। दुर्लभ कहा जाता है जो आसानी से नहीं मिलती हो। इन वस्तुओं में सबसे मूल्यवान वस्तु थी एक गुलाबी मोती, रंग और चमक में बेजोड़। सबसे मूल्यवान होता है कीमती वस्तु, और वो वस्तु क्या थी? एक गुलाबी रंग का मोती, रंग और चमक में बेजोड़, मतलब कि जिसका रंग और चमक जो है और कहीं देखने को नहीं मिलता था। बहुत ही आकर्षक था। चित्रसेन बूढ़ा हो गया। अब उसने सोचा कि अपनी समस्त संपत्ति और दुर्लभ वस्तुओं को अपने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। संपत्ति कहा जाता है धन दौलत को। जब वो बूढ़ा हो गया चित्रसेन राजा, तो उसने ये निश्चय किया कि वो अपनी संपत्ति को जो है अपने तीनों पुत्रों में बराबर बांट देगा। अतः उसने अन्य सब चीजों के तो 3-3 हिस्से कर दिए, पर गुलाबी मोती उसे अत्यंत प्रिय था। अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा प्रिय था। उसका निर्णय मतलब होता है फैसला, न कर सका, यानी कि वो उस गुलाबी मोती को किसे दे, वो इसका फैसला नहीं कर पाया। वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह अपने गुलाबी मोती को किसको दे। वह उस मोती को अपने उस पुत्र को देना चाहता था जो उसके मूल्य को समझ सके और उसे संभाल कर रख सके। चित्रसेन के तीनों पुत्रों के नाम क्रमशः चतुरसेन, मित्रसेन और वीरसेन थे। एक दिन राजा ने अपनी तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम तीनों को अपनी धन संपदा बराबर बराबर बांट दी, पर मेरे पास एक मूल्यवान गुलाबी मोती है। यह एक ऐसी एकमात्र होता है, केवल एक
दुर्लभ वस्तु है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है कि तुम में से जो सबसे अधिक बुद्धिमान, दयालु व श्रेष्ठ होगा, वह मोती मैं उसे ही दूंगा। इसलिए मैंने तुम तीनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया है। तुम तीनों अभी इस राजमहल से चले जाओ और 1 वर्ष तक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करो। व्यतीत होता है समय बिताना। 1 वर्ष उपरांत होता है बाद में। 1 वर्ष के बाद तुम तीनों आकर मुझे बताना कि उस 1 वर्ष के दौरान तुम लोगों ने कौन सा एक श्रेष्ठ कार्य किया। श्रेष्ठ होता है अच्छा कार्य, अच्छा काम। जिसका कार्य मुझे सर्वश्रेष्ठ लगेगा, यानी कि सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसे ही यह मूल्यवान गुलाबी मोती प्रदान करूंगा। इस प्रकार तीनों भाई अगले दिन अलग अलग जगहों के लिए निकल पड़े। समय बीतता गया और देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। तीनों राजकुमार एक एक करके राजमहल वापस लौट आए। यानी कि 1 वर्ष का समय व्यतीत करने के बाद तीनों राजकुमार अपने राजमहल वापस लौट आए। वे तीनों राजा चित्रसेन के पास पहुंचे। उन्हें देखकर राजा ने पहले चतुरसेन से पूछा, पुत्र, पिछले 1 वर्ष में तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है, बताओ। चतुरसेन बोला, मैं अपने पड़ोसी राज्य में गया था। वहां एक नगर में मैंने एक धनी सुनार के यहाँ बही खाते का हिसाब किताब रखने का काम किया। एक दिन उस सुनार ने मुझे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक थैला दिया। जब उसने मुझे वह थैला दिया, तब उसने उन हीरे जवाहरातों को गिना नहीं था। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं पास के शहर में जाकर वह थैला अमुक व्यापारी को दे आऊं। अमुक होता है जिसके बारे में कहा गया हो उसे। मैं यदि चाहता तो रास्ते में बहुत ही आसानी से उन मूल्यवान हीरे जवाहरातों में से कुछ हीरे जवाहरात चुरा सकता था और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलता। परंतु अर्थात लेकिन मैंने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, सो मैंने एक भी हीरा व जवाहरात नहीं चुराया। जब दूसरे व्यापारी ने पूरा थैला प्राप्त यानी कि पाया, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरे मालिक को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने मेरी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा होता है तारीफ करना। चतुरसेन की बात सुनने के बाद राजा ने राजकुमार मित्रसेन से पूछा, प्रिय पुत्र मित्रसेन, क्या तुमने भी कोई श्रेष्ठ कार्य किया? यदि हाँ तो बोलो कि तुमने कौन सा कार्य किया जो तुम्हें श्रेष्ठ लगा। मित्रसेन बोला, पिताजी, जब मैंने महल छोड़ा तो मैं पहले उत्तर दिशा की ओर गया। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर अपने पड़ोसी राज्य की ओर चला जा रहा था कि मुझे रास्ते में बहुत जोर की प्यास लगी। मैंने देखा कि मेरा घोड़ा भी थककर चूर हो चुका था, इसलिए राज्य की सीमा के पास बहती नदी के पास रुक गया। थोड़ा पानी पीकर और हाथ मुंह धोकर मुझ में जान सी आई। मैंने अपने घोड़े को भी थोड़ा सा पानी पिलाया। अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर मैं लेट गया। थका होने की वजह से लेटते ही मेरी आंख लग गई अर्थात मुझे नींद आ गई। कुछ क्षणों के बाद मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो पाया एक बच्चा नदी के तेज बहाव में बहता चला जा रहा है। उसकी माँ बुरी तरह बिलख रही थी। बिलखना होता है रोना, और सहायता के लिए चीख रही थी। वह नदी के तट पर खड़ी हुई थी। तट होता है किनारा। क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, यह देख मैं बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा और कुछ पलों तक नदी की धारा से लड़ने के बाद बच्चे तक पहुंचने में सफल हो गया। मैं उसे खींचकर किनारे पर ले आया। यह देखकर उसकी माँ ने मुझे धन्यवाद दिया, क्योंकि मैंने उसके बच्चे के प्राण बचाए थे। इस प्रकार बहुत ही गर्व के साथ गर्व होता है अभिमान के साथ मित्रसेन ने अपनी बात समाप्त की। मित्रसेन की कथा सुनने के पश्चात राजा चित्रसेन सबसे छोटे पुत्र वीरसेन की ओर मुड़ा और बोला, पुत्र वीरसेन, पिछले 1 साल के भीतर तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया? राजा की बात सुनकर वीरसेन बोला, मैंने पिछला पूरा वर्ष बहुत से राज्यों में भ्रमण, घूमने
में ही बिता दिया, परंतु मुझे कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मैं बहुत निराश होकर अपने राज्य वापस लौट रहा था। रात्रि में विश्राम होता है आराम करना। आराम करने के लिए मैंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। सुबह होने पर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल चट्टान के किनारे पर सो रहा था। चट्टान होता है कोई बड़ा पत्थर, और उसके दूसरी ओर एक गहरी खाई थी। अगर वह सोते हुए करवट बदलता तो सीधा नीचे खाई में जा गिरता। ऐसा प्रतीत होता था कि रात के अंधकार की वजह से वह आदमी गलती से उस खतरनाक जगह पर जाकर सो गया था। अतः बिना समय गंवाए मैं शीघ्रता से उस चट्टान पर जा पहुंचा। जैसे ही मैं उस आदमी को उठाने लगा, मैंने उसका चेहरा देखा तो चकित रह गया। चकित होता है हैरान होना। वह मेरा शत्रु था। शत्रु कहते हैं दुश्मन को। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और उसने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। नफरत होता है घृणा करना। मैं जानता था कि अगर मैंने उसके प्राण बचा भी लिए तो भी वह मेरे प्रति कृतज्ञता के भाव नहीं रखेगा। कृतज्ञता होता है एहसान की भावना, एहसानमंद होना, और मुझे धन्यवाद नहीं देगा। परंतु मैं अपने आप को उसकी मदद करने से नहीं रोक सका। मैंने उसे नींद से उठाया और उसे वह खाई दिखाई जिसमें वह गिर सकता था। जैसा कि मुझे विश्वास था उसने वैसा ही किया। उसने मुझे नफरत से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। परंतु मुझे इस बात का संतोष हुआ, संतोष मतलब खुशी या संतुष्टि, कि मैंने किसी के प्राण बचाए, भले ही वह मेरा शत्रु था। राजा चित्रसेन वीरसेन की कथा सुनने के बाद कुछ सोचता हुआ अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गया। शयन कक्ष होता है सोने का कमरा। शयन का अर्थ होता है सोना और कक्ष होता है कमरा। शाम को राजा ने पुनः अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, मेरे पुत्रों, तुम सबकी कथाएं सुनने के बाद मैंने यह निर्णय किया है, निर्णय होता है फैसला, कि वह मूल्यवान गुलाबी मोती मैं तुम्हारे सबसे छोटे भाई वीरसेन को दूंगा। राजा ने गुलाबी मोती वीरसेन को सुपुर्द करते हुए, सुपुर्द होता है देते हुए, कहा, राजकुमार वीरसेन, इस मूल्यवान गुलाबी मोती को लो और उसी तरह संभाल कर अपने पास रखना जिस तरह से हमने इसे आज तक संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। कथा पूरी करने के बाद, कथा कहते हैं कहानी को पूरा करने के बाद बेताल राजा विक्रम से बोला, राजन, क्या राजा चित्रसेन का वीरसेन को बहुमूल्य गुलाबी मोती देने का निर्णय उचित था? उचित यानी कि सही। मुझे लगता है कि राजा अपने छोटे पुत्र वीरसेन के प्यार में अंधा हो चुका था। वीरसेन ने केवल एक मूर्ख व्यक्ति को जो चट्टान के किनारे सो गया था जगाया था। क्या वीरसेन का यह कार्य उसके दूसरे भाइयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था? मेरे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दो। यदि तुमने उत्तर दिए तो मैं उड़कर फिर से बरगद के पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुमने गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर बेताल चुप हो गया। तब बिना समय गंवाए राजा विक्रम बोला, राजा चित्रसेन बहुत ही बुद्धिमान था। वीरसेन को मोती देने का उसका निर्णय बिल्कुल उचित था। पहले राजकुमार चतुरसेन का कार्य ईमानदारी से किया हुआ अवश्य था, परंतु वह कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं था। उसने चोरी इसलिए नहीं की क्योंकि वह चोर कहलाकर शर्म से भरा जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने अपने फायदे का काम ही किया। मित्रसेन ने एक डूबते बच्चे को बचाकर बुद्धिमत्ता होता है बुद्धिमानी, होशियारी, साहस एवं समय पर कार्य करने की क्षमता का परिचय दिया। परंतु वीरसेन का कार्य सचमुच श्रेष्ठ था। उसे पता था कि शत्रु के प्राण बचाकर उसे कोई लाभ नहीं होगा। उसने बिना किसी इच्छा के और बिना परिणाम की परवाह किए अपने शत्रु के प्राणों की रक्षा की। इसीलिए राजा ने राजकुमार वीरसेन को ही वह बहुमूल्य गुलाबी मोती दिया। राजा की बात सुनकर बेताल बोला, राजन, तुम सचमुच समझदार हो। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ, परंतु तुम बोल पड़े, अतः मैं जा रहा हूँ। यानी कि उसने पहले ही कहा था कि तुम यदि बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा, और अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर बेताल फिर से बरगद पर जा बैठा और इस तरह से कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।